फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमारा चैप्टर 4 जो था वो चल रहा था। चैप्टर 4 में हम लोगों ने 3 पार्ट जो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक्चुअली इस चैप्टर के जो टोटल 4 पार्ट हैं, है ना, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, हम लोगों ने सेक्शन सी तक कंप्लीट अच्छे से कर लिया है, ठीक ना। आज के क्लास में हम लोग इसका जो सेक्शन डी है यानी कि 4th पार्ट है ना, इस चैप्टर का, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो इस पार्ट में क्या है, आपका क्रिटिकल एंगल है उसके बारे में समझेंगे, उसके डेफिनेशन को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर हम लोग सीखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट्स है ना, वो हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है वेरियस केसेस देखेंगे जो कि आपका टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पर बेस्ड होने वाला है, ठीक है ना। उसमें बोर्ड एग्जाम में एक नए क्वेश्चन प्रिज्म का देता ही देता है, तो आपको उसको अच्छे से सीखना जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम दैट इज ग्लास और वाटर टू अ रेयर मीडियम दैट इज एयर एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या, हम लोग डेंसर मीडियम जानते हैं अच्छे से, जिसमें मैंने ग्लास और वाटर लिया है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, और रेयर मीडियम मैंने यहाँ पर एयर लिया है। तो यहाँ पर लाइट का ट्रांसमिशन होने वाला है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। तो यहाँ पर टोटल 3 केसेस बनेगा। तो केस 1 में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जो हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो आई है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो कैपिटल सी है ये आपका क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, क्रिटिकल एंगल को किसी किसी बुक में या कहीं पर आपको स्मॉल आई और सी करके लिखा रहेगा, आई सी। तो ये जो है ये भी क्रिटिकल एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो फर्स्ट केस है, ये केस हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें यही बोला गया है कि ये हमारा एयर जो है वो रेयर मीडियम है और जो ग्लास है हमारा डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पर जो ओ ए दिख रहा है ना, ये हमारा एक इंसिडेंट रे है। ये जो इंसिडेंट रे है वो आप क्या देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि ये जो है ये डेंसर मीडियम से आपका इंसिडेंट कर रहा है किसी पॉइंट ओ पर, ठीक ना। और आप देख सकते हो ये आपका जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो हम लोग अच्छे से पता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाता है। तो इस केस में एक कंडीशन क्या दिया गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी यहाँ पे लेंगे वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, केस 2 पे जैसे जाएंगे ना आपको क्रिटिकल एंगल का मतलब समझ में आ जाएगा। तो केस 1 में बस इतना ही बोला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा। तो उस केस में जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वही केस आपका है। तो इस केस में यहाँ पर जो आई है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आर है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये आप देख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा यहाँ पर ग्रेटर होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है ना। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 बोलता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ भी रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम में ही है। तो यहाँ भी रे ऑफ लाइट आपका जो ओ ए है वो इंसिडेंट रे है। ये क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ पे जाके इंसिडेंट कर रहा है, ठीक ना। यानी कि ये भी जब आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो यहाँ पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री बनेगा। जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है तो उस समय आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही आपका क्रिटिकल एंगल होता है। तो ये इसी केस नंबर 2 से आपका क्रिटिकल एंगल आया है। और क्रिटिकल एंगल को हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री। मतलब क्या, हमारा जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह से लिया है कि जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाना चाहिए, 90 डिग्री आ जाना चाहिए रेयर मीडियम में, है ना। तो उस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल है क्या, क्रिटिकल एंगल वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। सिंपल याद रखेंगे। अच्छा, एग्जाम में जब डेफिनेशन आएगा तो आप डेफिनेशन यही लिखना, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री, ये डेफिनेशन। अच्छा, कभी पर एग्जाम में इसका रे डायग्राम आ जाता है कि क्रिटिकल एंगल का आप रे डायग्राम बनाइए। तो रे डायग्राम आप यही बनाओगे जिसमें आप बताओगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की इक्वल है। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री
आएगा। ये है आपका क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। तो केस नंबर 1 में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से स्मॉलर रखा गया था। केस नंबर 2 में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल रखा गया है। तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। और भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड है, उसको हम लोग समझते हैं। तो फटाफट इसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं सी और म्यू के बीच में। यहाँ पर सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप देखिए आराम से हम लोग बात कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक ना, क्योंकि इसी केस की बात करें तो इसी डायग्राम को लेने जा रहे हैं। ये हमारा एयर हो गया, ये हमारा ग्लास होगा। हमारा जो इंसिडेंट रे है वो किस में है, डेंसर मीडियम में है ना। तो हमने क्या लिखा, हमें हमारा इंसिडेंट रे किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में है। रिफ्रैक्टेड रे हमारा किस मीडियम में, रेयर मीडियम में है। तो उस केस में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा, समझ रहे हैं ना। तो रिफ्रैक्टेड रे हमारा किस मीडियम में, रेयर मीडियम में, इसलिए मैंने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक ना। अब इक्वल टू आप वही साइन आई बाई साइन आर जानते हो। तो साइन आई यहाँ पर क्या क्रिटिकल एंगल लेंगे, है ना, क्योंकि आई बराबर सी है। तो हमने क्या लिख दिया, आई की जगह, देखिए आपको समझाने के लिए साइन आई बाई साइन आर लिखते हैं ना। तो देखिए साइन आई की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल सी लिखेंगे, और साइन आर की जगह कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ये कितना आ जाएगा, साइन सी के बराबर आ जाएगा। ये आपका पहला रिलेशनशिप बन गया। अभी और आके बाकी है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कि जो साइन 90 डिग्री है वो कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। ये क्लियर हो गया। अच्छा इसके अलावा देखिए अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाता हूं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ना, देखिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसी को लिखेंगे 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये हो जाएगा 1 बाई, और इसकी जगह कितना आएगा, साइन सी आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, साइन सी लिख दिया। और 1 बाई साइन सी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कॉसेक सी होता है, तो कॉसेक सी लिख दिया, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड म्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो गया, 1 बाई साइन सी हो गया। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हम लोग ग्लास के एग्जांपल लेते हैं, है ना, फॉर ग्लास, ठीक है। तो ग्लास का आपको पता है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का, अंडरस्टूड है, एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, कितना होता है, 3/2 होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना होता है, 3/2 होता है। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक ना। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं लिखूं साइन सी, अगर आपसे रिलेशनशिप पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 बाई साइन सी, या साइन सी इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने जा रहे हैं, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में है, कुछ नहीं है तो एयर के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पुट करोगे जो कि 3/2 है, पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। अच्छा उसके बाद आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका साइन सी हो गया, और जो 2/3 है ये साइन 42 डिग्री के बराबर होता है। अब दोनों जगह जब साइन सेम आ जाए तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, सी बराबर 42 डिग्री आ गया। ये आप याद रखिएगा कि आपका ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं फॉर वाटर की, फॉर वाटर की बात करते हैं, ठीक ना। वाटर की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है, 4/3 होता है, 4/3 होता है, ठीक ना। और जब हम रिलेशनशिप लिखते हैं साइन सी इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किस रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये देखिए इसका वैल्यू 4/3 डालिएगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, बन जाएगा। और आपका देखिए यहाँ पर साइन सी इक्वल टू हो जाएगा साइन 49 डिग्री, दोनों जगह साइन आ गया, साइन हट जाएगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 49 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, वाटर का क्रिटिकल एंगल आ गया, ठीक है ना। ओके, यानी कि आपको क्या समझ में आया कि आपका ग्लास के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक ना, जो कि हमको कितना लेना है, 42 डिग्री लेना है, ठीक है। तभी आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा, आपका जो है 90 डिग्री आएगा। क्योंकि क्रिटिकल एंगल बोलेंगे तो इसका मतलब वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो ग्लास के केस में क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, इस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री आएगा। और वाटर के केस में क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री होता है, इस केस में जो एंगल रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री आएगा। समझ में आ गया। ओके,
डायमंड की बात करते हैं, डायमंड का क्रिटिकल एंगल 25 डिग्री के आसपास होता है। उस केस में आपका जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के आसपास आता है। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रिटिकल एंगल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है। और ये फैक्टर्स हमेशा मैंने बोला आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला यहाँ पर दो फैक्टर्स है। अगर एग्जाम में सिर्फ फैक्टर्स लिखने के लिए आता है तो आप फर्स्ट फैक्टर लिखोगे कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड फैक्टर यहाँ पर लिखोगे टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करने वाले केवल दो ही फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर ये हो गया कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, और सेकंड आपका हो गया टेम्परेचर। अब इसके अंदर की जो बात है उसको आपको समझ के रखना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जब भी कलर की बात करते हैं या वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये दो लाइट आपको हमेशा आता है, एक वायलेट लाइट और एक आपका रेड लाइट। देखिए ये जो वी है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है। तो वायलेट लाइट का जो स्पीड होता है, दोनों को कंपेरिजन करके हमेशा सीखना है। वायलेट लाइट का जो स्पीड होता है वो कम होता है, रेड लाइट का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है वो कम होता है, जबकि रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर इसका वेवलेंथ जो है कम है, वेलोसिटी कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ और आपका जो वेलोसिटी है वो आपका जो है स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें आपका ज़्यादा होता है, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता है, ठीक ना। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये जो आपका डेल्टा है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये भी आपका ज़्यादा होगा और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन आपका कम होता है। शिफ्टिंग की बात करते हैं जो कि हमने रियल और एपरेंट डेप्थ में पढ़ा था, उस केस में शिफ्टिंग की बात करते हैं तो शिफ्टिंग आपका यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है वायलेट लाइट केस में, और रेड लाइट केस में जो शिफ्टिंग होता है वो आपका कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी जो कि सी जो है वो क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका याद रखना है, वायलेट लाइट का वेवलेंथ और आपका स्पीड दोनों कम हो रहा है, क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा यहाँ पर कम हो, इसमें क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी आपको इसको समझ के याद रखना है। आप सिर्फ देखिए शुरू का दो आपका स्पीड और वेवलेंथ दोनों कम कम है, बाकी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, शिफ्ट ये सब इंक्रीज कर रहा है, और बाद में जो क्रिटिकल एंगल वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है। यानी आपके सारे फैक्टर्स खत्म हो चुके हैं। तो आपका स्पीड, वेवलेंथ, तो क्रिटिकल एंगल सबके सब डिक्रीज करता है वायलेट लाइट में, बाकी सारे इंक्रीज करता है। रेड लाइट में स्पीड, वेवलेंथ और क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करता है, बाकी सारे यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल डिवीजन और शिफ्ट सबके सब डिक्रीज करता है। ये फैक्टर्स याद रखना बड़ा आसान है, हमेशा दोनों को कंपेयर करके याद करना है, ठीक ना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। इस केस में आप देखिए जो टेम्परेचर है वो आपका इसमें इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो क्रिटिकल एंगल भी इसमें क्या करेगा, क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक ना। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्रिटिकल एंगल भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, याद रखिएगा। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो केस नंबर 1 हमने सीख लिया जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा था। केस नंबर 2 जिसमें हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, वो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट सारा हमने समझ लिया, उसके फैक्टर्स हमने देख लिया, ठीक ना, डेफिनेशन देख लिया, हम लोगों ने रिलेशनशिप भी देख लिया, क्रिटिकल एंगल आपका खत्म हो चुका है। अब केस नंबर 3 पर आते हैं। केस नंबर 3 में क्या बोलता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या हो, क्रिटिकल एंगल हो। ये तीनों केस में आपका जो इंसिडेंट रहे उसको डेंसर मीडियम में ही रखना है, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, ठीक है, एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए यहाँ पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो इस केस में रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसको शॉर्ट में TIR बोलते हैं, याद रखने के लिए, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम, देखिए ये आपका रे ऑफ लाइट है जो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम, है ना, तो वो आपके रेयर मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक ना, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, ग्रेटर है, ठीक ना। फॉर द पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया का मतलब हो गया एक एयर है एक ग्लास है, दो मीडियम है ना, इसलिए पेयर ऑफ मीडिया बोला। द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड, तो जो आपका रे है ये वाला ओबी जो रे है ये टोटली आपका क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक ना, बैक इनटू द डेंसर मीडियम, उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में आपका रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक ना।
इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? एक रे ऑफ लाइट है जो कि डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जाकर टकराया और टकराने के बाद डेंसर मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक ना। तो इस केस में आपका कब हुआ ऐसा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और वो आपका रे मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट करता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो उस केस में क्या होगा? जो रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी मीडियम में, यानी डेंसर मीडियम में। इस फिनोमिनन को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप क्या करोगे? आप जो है ये डायग्राम भी बनाइए और ये भी आप लिख दीजिए। तो आपका डायग्राम बनाओगे तो और बढ़िया रहेगा। डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी कंडीशंस है, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एजेंशियल कंडीशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो इसमें ये बोला कि लाइट हमेशा जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए, पहला कंडीशन लिखिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल से दो कंडीशन है, आपको याद हो जाना चाहिए। डायग्राम में भी आपका साफ साफ मेंशन था। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। इसमें आपका रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगा वो कंडीशन देखेंगे। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा वो भी देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा वो भी देखेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से आपका ग्रेटर है वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब कुछ देखने जा रहे हैं। डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा ये जो रे है इसका नाम हम देते हैं ओ ए, ठीक ना। ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो ये नॉर्मली क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। इसका नाम हम देते हैं ए डैश, ठीक है। ए डैश बी डैश जो देना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आपका रे ऑफ लाइट डेंसर से भले ही रेयर में जा रहा हो नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी करेगा। अब जैसे इसका नाम हमने दे दिया बी पॉइंट, ठीक ना। ये जो ए बी है ना ये आपका इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना इसमें क्या है कि फर्स्ट वाले केस में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो आपने पढ़ा है ना कि इस केस में आपका क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल से अभी जाएगा। तो चलिए नॉर्मल से अभी ले जाइए, ठीक ना। नॉर्मल से अभी गया, इसका नाम हम दे देते हैं जैसे यहाँ पर दे देते हैं बी डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेकंड केस में आते हैं, ये देखिए सॉरी थर्ड केस में आते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो आपका ए सी है ये जो इंसिडेंट रे है इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। यानी इस केस में क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। तो इस केस में आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा यहीं पर कहीं बनेगा ना, ठीक ना। यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। ओके इसका नाम आप सी डैश दे दीजिए यहीं कहीं, ठीक ना। ओके सी डैश दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अब हम बात करते हैं आखिरी केस, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ डी, ठीक ना, ए डी। तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है। इस केस में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जितना एंगल से इंसिडेंट करेगा उतना एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। यहाँ पर रिफ्रैक्ट नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्ट बोलेंगे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझा दिया। एक ही डायग्राम में सारा कुछ मेंशन हो गया, ठीक ना। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक ना। ओके चलिए एक आखिरी, आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जिसे इसमें बोला ये गया है कि पहले के ज़माने में आपका जो पेरिस्कोप होता था, ठीक ना, उसमें हम लोग प्लेन मिरर यूज़ करते थे। तो प्लेन मिरर भी अच्छा ही है, खराब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे ज़्यादा बढ़िया इमेज मिले, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोगों ने टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज़ किया जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपका 100% रिफ्लेक्शन होती है ना, एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% एनर्जी और लाइट का इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है ना। अगर हम बात करें प्लेन मिरर की तो प्लेन मिरर जो है वो 100% रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि आपका इसमें लाइट का कुछ पार्ट आपका एब्जॉर्ब हो जाता है और आपका रिफ्रैक्ट हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी को
है ना, जो कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन है। इस प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी, जिसमें आपका देख रहे हो कि आपका टोटल रिफ्लेक्शन में 100% एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है ना। आपका इस प्रॉपर्टी को यूज किया गया आपका पेरिस्कोप बनाने में, आपका जो है कैमरा बनाने में, बाइनोकुलर बनाने में, ठीक ना, जिसमें आप क्या देखते हो, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को यूज करते हैं प्लेन मिरर के जगह पर, ठीक ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। क्योंकि आपका टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में जो इमेज बनता है ना, उसका ब्राइटनेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। आप देख सकते हैं इसमें जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना, जो कि आपका चेंज नहीं होता, हमेशा लगभग लगभग एक जैसा बना रहता है, ठीक ना। लेकिन अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में आपका, अगर हम लंबे टाइम तक प्लेन मिरर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो सिल्वरिंग जैसे जैसे डिटोरिएट होते जाएगा, खराब होते जाएगा, आप क्या देखोगे कि जो उसमें इमेज बनेगा वो आपका धीरे धीरे धुंधला बनते जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बाइनोकुलर में, पेरिस्कोप में, कैमरा में हमने प्लेन मिरर यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट, फिर से समझ लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपका 100% जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया आपको बाइनोकुलर बनाने में, पेरिस्कोप बनाने में, आपका जो है बोल सकते हैं कैमरा बनाने में, ठीक ना। वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज़ किया, जिसमें आप क्या देखते हो, जो भी इमेज बनता है उसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है, वो आपका चेंज नहीं होता है। लेकिन प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि उसका जो सिल्वरिंग है वो जैसे जैसे डिटोरिएट होता जाता है लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के बाद, वो आपका ब्राइटनेस जो होता है इमेज का बहुत ही ज़्यादा धुंधला कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक ना। ओके, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को हम लोग जो है पेरिस्कोप्स में, हम लोग बाइनोकुलर में, हम लोग कैमरा में यूज़ करते हैं। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, जिसका नाम है कंसिक्वेंसेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसिक्वेंसेज की बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, ठीक ना। तो क्या कंसिक्वेंसेज है उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। सबसे फर्स्ट कंसिक्वेंसेज यानी कि एप्लीकेशंस, हमारे डेली लाइफ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशंस कहाँ देखने को मिलता है। देखिए, on a hot sunny day, a driver may see a pool of water or wet road in front of him at some distance. It is the phenomenon of mirage which is often observed in a desert. यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत तेज धूप है, ठीक ना। उस केस में अगर ड्राइवर जो है वो वेट रोड को देखता है या फिर वाटर पूल को देखता है दूर से, तो उसे ऐसा लगता है ना कि वो चमक रहा है, ठीक ना, वो उसके काफ़ी नज़दीक है। मिराज फेनोमेनन की वजह से ऐसा होता है। बट जैसे जैसे वो नज़दीक जाता है ना, उसे पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, आपका जो है वो वेट रोड जो है नहीं है, ठीक है ना। वो आपका मिराज फेनोमेनन की वजह से होता है, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में हॉट सनी डे बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर ये मिराज फेनोमेनन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ आ गया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फर्स्ट कंसिक्वेंस हमने समझ लिया। सेकंड कंसिक्वेंसेस क्या बोला गया कि एम्प्टी टेस्ट ट्यूब है, जिसको क्या किया गया है, बीकर में रखा गया, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ध्यान रखना है कि जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है ना, वो आपका बाहर की ओर निकला होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या देखिएगा कि वो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल मिरर के जैसा चमकेगा जब हम उस टेस्ट ट्यूब को कुछ एंगल से देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए क्या बोला गया, एक खाली टेस्ट ट्यूब है, उसको बीकर में रखना है जिसमें पानी भरा हुआ है। टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है ना वो बाहर की ओर होना चाहिए, और उस टेस्ट ट्यूब को आपको कुछ एंगल से दूर से करके आपको देखना है। आप क्या देखोगे कि वो टेस्ट ट्यूब एक मिरर के जैसा चमकेगा। समझ आया आप, ठीक है। तो चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड जो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या बोला कि अक्सर ग्लास वेसल में कोई क्रैक आ जाता है, तो उस वो भी आपका बिल्कुल मिरर के जैसा ही चमकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक डायमंड को लेते हैं, डायमंड भी काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल करता है, चमकता है ना, जब उसको कुछ डायरेक्शन से हम लोग देखते हैं तो, ठीक ना। और आखिरी पॉइंट है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आजकल यूज़ किया जा रहा है लाइट सिग्नल को लंबे डिस्टेंस तक भेजने के लिए, जिसमें आपका एनर्जी लॉस ना के बराबर होता है। समझ में आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस था जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज की क्लास में आपका जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जो लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है उसके 3 केसेस देखा। केस 1 में हमने ये देखा कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
वो आपका क्रिटिकल एंगल से स्मॉल होता है। सेकेंड केस में देखा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, जो कि क्रिटिकल एंगल प्रवेश था। तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझा, उसका डेफिनेशन समझा, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करता है वो हमने सीखा। फिर हम लोगों ने देखा कि आपका क्या रिलेशनशिप है आपका क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। केस नंबर थर्ड में हमने देखा कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है, उस केस में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन को समझा, उसके एजेंशियल कंडीशन को समझा, हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेस को समझा। ये भी हमने समझा कि आपका जो है जो बाइनोकुलर वगैरह कैमरा वगैरह है उसमें हम लोग प्लेन मिरर की जगह टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं ये हमने समझा। अच्छा, एक इसमें चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को जब डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है तो लेजर सोर्स यूज किया जाता है, लेजर पेन सोर्स यूज करते हैं, जो कि थोड़ा सा डेंजरस होता है, जो हमारे आंखों को डैमेज कर सकता है। देखिए एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, तो कुछ न कुछ एडवांटेज सबका होता है और कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी सबका होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो लेजर पेन सोर्स यूज करते हैं, जो हमारे आंखों को डैमेज भी कर सकता है, तो बहुत सावधानी से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ओके, तो हम लोग आगे क्या सीखेंगे, हम लोग जो है वेरियस जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है उसके केसेस समझेंगे आगे, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए।